दिल्ली के बाहरी इलाके में बसी गुलमोहर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बाहर से जितनी शांत और व्यवस्थित दिखती थी, अंदर से उतनी ही उथल-पुथल से भरी थी। ये मध्यम वर्गीय परिवारों का वो अड्डा था जहां दीवारों के कान नहीं, बल्कि सीसीटीवी कैमरे और पड़ोसियों की आंखें होती थीं। यहाँ अगर किसी के घर में कुकर की 3 सीटियां बजती थीं, तो चौथे फ्लोर वाली मिसेस चड्ढा को पता चल जाता था कि आज शर्मा जी के घर राजमा बन रहा है या दाल मखनी। सोसाइटी में कुल 4 विंग थे, ए, बी, सी और डी। विंग ए में रईस लोग रहते थे जो अपनी Are you बड़ी blind? गाड़ियों को This पार्क is my करने के spot. लिए अक्सर लड़ते थे। Move your विंग car बी right में now. सरकारी बाबू और Enough, both रिटायर्ड of you, कर्नल stop this जैसे लोग nonsense. थे जो अनुशासन के नाम पर बच्चों की गेंदें जब्त कर लेते थे। विंग सी में वो लोग रहते थे जो हर बात पर मीटिंग बुलाने के शौकीन थे, और विंग डी, जिसे लोग बैचलर्स विंग कहते थे, जहां अक्सर देर रात तक पार्टियां और पिज्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ का आना जाना लगा रहता था। हमारी कहानी का नायक, या कहिए खुद को नायक समझने वाला व्यक्ति, श्रीमान मदन लाल शर्मा थे। शर्मा जी विंग सी के सेक्रेटरी थे और रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। उनकी जासूसी की आदत इतनी प्रखर थी कि वो दूध वाले के पानी मिलाने के अनुपात को केवल दूध का रंग देखकर बता सकते थे। लेकिन इस बार जो होने वाला था, वो ना तो शर्मा जी की पकड़ में आने वाला था और ना ही सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरों में। 15 अगस्त की तैयारी चल रही थी। सोसाइटी के पार्क में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम था और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस साल सोसाइटी की रिपेयरिंग के लिए एक बड़ा फंड जमा किया गया था, पूरे 25 लाख रुपए। ये पैसा पिछले 6 महीनों से सोसाइटी के निवासियों से चंदे के रूप में मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाकर और पेनल्टी लगाकर वसूला गया था। कैशियर गुप्ता जी बहुत ही ईमानदार, डरपोक और भगवान से डरने वाले आदमी थे। पैसे उनकी कस्टडी में थे, एक पुराने लोहे के संदूक में, जिसे वो अपने पलंग के नीचे रखते थे। डिजिटल ज़माने में भी सोसाइटी के अध्यक्ष कर्नल साहब को ऑनलाइन बैंकिंग पर भरोसा नहीं था, इसलिए कैश रखा गया था। घटना उस सुबह 10 बजे घटी। स्वतंत्रता दिवस की मीटिंग के लिए समोसे मंगाए गए थे। हलवाई ने समोसे भेजे, लेकिन शर्मा जी ने देखा कि समोसे के साथ आने वाली हरी चटनी गायब थी। ये एक राष्ट्रीय आपदा थी। शर्मा जी चिल्लाए, बहादुर, जो वॉचमैन था, ये क्या बदतमीजी है? चटनी के बिना समोसे का क्या वजूद? बहादुर ने हकलाते हुए कहा, साहब जी, वो गुप्ता जी के घर से फ़ोन नहीं आया पेमेंट का, तो हलवाई ने चटनी रोक ली। शर्मा जी का माथा ठनका। गुप्ता जी और पेमेंट में देरी? असंभव। गुप्ता जी वो इंसान थे जो बिजली का बिल आने से पहले ही चेक काट कर तैयार रखते थे। गुप्ता को फ़ोन लगाओ, कर्नल साहब ने आदेश दिया। फ़ोन बजा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। दोबारा बजा, फिर सन्नाटा। मिसेस चड्ढा, जो बालकनी से ये सब देख रही थीं, नीचे चिल्लाईं, अरे भाई साहब, गुप्ता जी की तो सुबह से बालकनी का दरवाज़ा भी नहीं खुला। उनकी पत्नी तो मायके गई हुई हैं, वो अकेले हैं। कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? हार्ट अटैक? ये शब्द सुनते ही समोसे ठंगे पड़ गए और माहौल गर्म हो गया। शर्मा जी, कर्नल साहब, मिसेस चड्ढा और युवा पत्रकार रोहन, जो विंग डी में रहता था, तुरंत लिफ्ट में घुसकर 3rd फ्लोर की ओर भागे। गुप्ता जी के दरवाजे पर दस्तक दी गई, कोई जवाब नहीं। घंटी बजाई गई, कोई जवाब नहीं। शर्मा जी ने कान लगाकर सुना, अंदर पंखा चलने की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, कर्नल साहब ने अपने फौजी अंदाज में कहा। नहीं सर, पुलिस को बुलाते हैं, रोहन ने कहा। अरे पुलिस आएगी तब तक तो अनर्थ हो जाएगा, मिसेस चड्ढा ने पल्लू कसते हुए कहा। अंततः बहादुर ने अपने कंधे का जोर लगाया और एक जोरदार धक्के के साथ दरवाज़ा खुल गया। अंदर का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। ड्राइंग रूम का सामान बिखरा पड़ा था, सोफे के कुशन ज़मीन पर थे, फूलदान टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई हाथापाई हुई हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ बेडरूम में थी। पलंग खाली था, गुप्ता जी गायब थे, और पलंग के नीचे रखा वो लोहे का संदूक, वो भी खुला पड़ा था और खाली था। 25 लाख रुपए और गुप्ता जी, दोनों हवा हो गए थे। सन्नाटा ऐसा था कि अगर मच्छर भी छींकता तो सुनाई दे जाता। गए गए, शर्मा जी हकलाए। 25 लाख गए। और गुप्ता जी? रोहन ने पूछा।
मिसेस चड्ढा ने तुरंत अपना विश्लेषण शुरू कर दिया। हाय रब्बा, मुझे तो पहले ही शक था। उस दिन गुप्ता जी सब्जी वाले से कह रहे थे कि अब तो बस उड़ने का मन करता है। पक्का माल लेकर उड़ गए, पत्नी को मायके इसीलिए भेजा होगा। बकवास बंद करो, कर्नल गरजे। गुप्ता एक फौजी का बेटा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, किडनैपिंग हो सकती है। तभी शर्मा जी की जासूसी वृत्ति जाग उठी। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से रुमाल निकाला और टीवी के रिमोट को उठाया, बिना फिंगरप्रिंट खराब किए, जैसा उन्होंने फिल्मों में देखा था। ध्यान से देखो, शर्मा जी ने दबी आवाज में कहा। चाय के 2 कप मेज पर हैं। सबकी नज़र सेंटर टेबल पर गई। वाकई 2 कप थे। एक में चाय आधी पी हुई थी, दूसरे में पूरी भरी थी और प्लेट में बिस्किट का चूरा था। इसका मतलब, शर्मा जी ने आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, कातिल या चोर कोई जानकार था। गुप्ता जी ने उसे चाय पिलाई थी। कोई बाहर वाला होता तो गुप्ता जी चाय नहीं बनाते, वो तो आरओ का पानी भी नाप कर पिलाते हैं। रोहन ने मोबाइल निकाला और फोटो लेने लगा। अंकल, पुलिस को अब तो बुलाना ही पड़ेगा। पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर दरोगा सिंह आए। दरोगा सिंह कम और फिल्म अभिनेता ज्यादा लगते थे। उनका ध्यान केस सुलझाने से ज्यादा मिसेस चड्ढा द्वारा पिलाई गई चाय और पकौड़ों पर था। दरोगा सिंह ने समोसा खाते हुए कहा, मामला साफ है। बंदा पैसे लेकर भाग गया। आजकल बहुत हो रहा है, क्रिप्टो में लगा दिए होंगे। नहीं सर, रोहन ने हस्तक्षेप किया। अगर वो भागते तो हाथापाई के निशान क्यों होते? और देखिए, उनकी चप्पलें यहीं हैं, उनका चश्मा भी यहीं है। गुप्ता अंकल बिना चश्मे के बाथरूम तक नहीं जा सकते, भागना तो दूर की बात है। ये एक महत्वपूर्ण सुराग था। गुप्ता जी का चश्मा टीवी के पास गिरा हुआ था। शर्मा जी ने दरोगा सिंह की तरफ देखा। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है ये घर का भेदी है। कोई सोसाइटी का ही है जिसे पता था कि आज घर में 25 लाख रखे हैं। इस एक वाक्य ने गुलमोहर सोसाइटी में शक की लहर दौड़ा दी। अब हर पड़ोसी दूसरे को शक की नज़र से देखने वाला था। अगले 3 दिन सोसाइटी में कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। शर्मा जी ने अपनी एक अलग जांच समिति बना ली थी, जिसमें रोहन तकनीकी सहायता के लिए और मिसेस अय्यर, जिनका नेटवर्क बहुत तगड़ा था, शामिल थे। शर्मा जी ने एक डायरी में संदिग्धों के नाम लिखे। विकी, जो विंग डी में रहता था, ये लड़का हमेशा सनग्लासेस पहनता था, चाहे रात ही क्यों ना हो। उसके पास आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था, फिर भी नई बुलेट खरीदी थी। मिस्टर खन्ना विंग ए में रहती थी। इनका रियल एस्टेट का धंधा मंदा चल रहा था। पिछले महीने गुप्ता जी से इनकी बहस हुई थी मेंटेनेंस न देने पर। बहादुर वॉचमैन को पता था कि पैसे कब आए और कहाँ रखे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रात के 12 बजे सोसाइटी की लिफ्ट नंबर 2 अपने आप चलने लगी। ये लिफ्ट अक्सर खराब रहती थी, लेकिन उस रात शर्मा जी अपनी बालकनी में टहल रहे थे जब उन्होंने देखा कि लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से सीधे 3rd फ्लोर, गुप्ता जी के फ्लोर पर गई। दरवाज़ा खुला, कुछ देर रुका और फिर लिफ्ट बेसमेंट में चली गई। शर्मा जी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या गुप्ता जी की आत्मा वापस आई है या कातिल सबूत मिटाने आया है? उन्होंने तुरंत रोहन को फोन लगाया। रोहन, नीचे आ जाओ, अभी, बेसमेंट में। रोहन, जो वेब सीरीज देख रहा था, अनिच्छा से नीचे आया। दोनों के हाथ में टॉर्च और शर्मा जी के हाथ में क्रिकेट का बैट था। बेसमेंट में अंधेरा था और पुरानी गाड़ियों की धूल भरी गंध आ रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी अपनी सांसें आंधी जैसी लग रही थी। अंकल, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई है, रोहन ने कहा। श्श, शर्मा जी ने इशारा किया। वहाँ देखो, पानी की टंकी के पास। टंकी के पास एक परछाई हिली। कोई कुछ खोद रहा था। खटखट की आवाज़ आ रही थी। शर्मा जी ने हिम्मत जुटाई। कौन है वहाँ? परछाई रुकी। अचानक वो आकृति तेजी से उनकी तरफ भागी। शर्मा जी ने बैट उठाया, लेकिन वो आकृति उनके बगल से निकलकर सीढ़ियों की तरफ भाग गई। रोहन ने टॉर्च मारी। अरे, ये तो विकी है, रोहन चिल्लाया। विकी? विंग डी का वो लड़का? वो रात को 1 बजे बेसमेंट में क्या खोद रहा था? वे दौड़कर उस जगह गए जहां विकी खड़ा था। वहां की मिट्टी ताज़ा खुदी हुई थी। खोदो इसे, शर्मा जी ने आदेश दिया। रोहन ने पास पड़ा एक लोहे का सरिये का टुकड़ा उठाया और मिट्टी हटाई। कुछ ही इंच नीचे उन्हें एक प्लास्टिक की थैली मिली। शर्मा जी ने कांपते हाथों से थैली खोली। क्या इसमें 25 लाख रुपए थे या गुप्ता जी के शरीर का कोई हिस्सा?
उन्होंने थैली खोली। अंदर नोटों की गड्डियां नहीं थीं। अंदर था गुप्ता जी का नकली दांतों का सेट और एक खून से सना हुआ रुमाल। शर्मा जी और रोहन एक दूसरे को देखकर सन रह गए। गुप्ता जी के नकली दांत यहाँ, इसका मतलब मामला सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि हत्या का है, और विकी इसे यहाँ छुपा रहा था। अगली सुबह सोसाइटी के क्लब हाउस में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। विकी को पकड़ा गया और उसे कुर्सी से बांध दिया गया। ये कर्नल साहब का आइडिया था। पूरी सोसाइटी वहां मौजूद थी। बताओ नालायक, मिसेस चड्ढा चिल्लाईं, तुमने गुप्ता जी को कहाँ गाड़ा है? विकी रो रहा था। उसका कूल डूड वाला एटीट्यूड गायब हो चुका था। आंटी, कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस वो थैली छुपाने गया था। तुम्हें वो थैली कहाँ मिली? शर्मा जी ने पुलिसिया अंदाज में पूछा। मुझे वो अपने फ्लैट के बाहर डस्टबिन में मिली थी, विकी ने सुबकते हुए कहा। मैंने देखा उसमें खून वाला रुमाल है, मैं डर गया। मेरा पहले से एक पुलिस केस चल रहा है बाइक चोरी का। मुझे लगा पुलिस मुझे ही फंसाएगी, इसलिए मैंने उसे बेसमेंट में गाड़ने की सोची। झूठ मत बोलो, इंस्पेक्टर दरोगा सिंह ने डंडा मेज पर मारा। सच कह रहा हूं सर, और सुनिए, उस रात जिस रात गुप्ता जी गायब हुए, मैंने किसी को उनकी बालकनी से नीचे उतरते देखा था। सबकी सांसें थम गई। कौन था वो? शर्मा जी ने पूछा। अंधेरा था, चेहरा नहीं दिखा, विकी ने कहा। लेकिन उस आदमी ने एक लाल रंग की हुडी पहनी थी और वो लंगड़ा कर चल रहा था। लाल हुडी और लंगड़ा कर चलना? भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा। लंगड़ा कर तो विंग ए वाले खन्ना साहब चलते हैं, जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है। सबकी नज़रें खन्ना साहब की तरफ घूमी। खन्ना साहब का चेहरा पीला पड़ गया। बकवास, मेरे पैर में रॉड डली ने, मैं पाइप से कैसे उतर सकता हूँ? लेकिन खन्ना जी, मिसेस अय्यर ने अपनी धीमी और विशैली आवाज़ में कहा, परसों मैंने आपके घर की डोरी पर एक लाल हुडी सूखते हुए देखी थी और कल से वो गायब है। सस्पेंस गहराता जा रहा था। क्या खन्ना साहब जो कर्ज में डूबे थे, उन्होंने गुप्ता जी को गायब कर दिया? तभी मीटिंग हॉल का दरवाज़ा खुला। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।